सो ऑक्सो एनायन में बच्चों हम लोग अब 16th ग्रुप के बाद में 15th ग्रुप के ऑक्सो एनायंस की बात करते हैं। आपको सभी को पता है 15th ग्रुप में नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी, बिस्मिथ है। तो हम इनके ऑक्सो एनायंस के बारे में बात कर रहे हैं। किनके पीछे 8 लगता है, 8 लगता है, ये सब आपको बता दिया गया है। अब आते हैं हम लोग ग्रुप नंबर 15 पर। ग्रुप नंबर 15 में 3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो हैं, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +5। +5 के लिए हम लोग जो सफिक्स काम में लेंगे वो सफिक्स होगा 8। +3 के लिए लेंगे 8 और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी इसमें होती है, तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट का प्रेफिक्स होगा हाइपो और सफिक्स होगा आइट। ठीक है बच्चों, ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब इसमें सबसे पहले हम नाइट्रोजन के ऑक्सो एनायंस के बारे में बात करते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्सो एनायन बाकी ऑक्सो एनायन से थोड़े डिफरेंट होते हैं, इसलिए हम ध्यान दें। नाइट्रोजन का सबसे पहला ऑक्सो एनायन जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है वो है नाइट्रेट आयन, NO3- आयन। NO3- आयन के अंदर जो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है बच्चों वो +5 है, तो ये हुआ नाइट्रेट आयन। इसी तरह से हम एक O को कम कर देंगे तो बन जाएगा नाइट्राइट आयन, जहां पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ रही है। ऐसे ही N2O2 2-, देखिए बच्चों N2O2 2- के अंदर नाइट्रोजन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। 2 नाइट्रोजन है, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आ रही है, तो बच्चों इसका नाम हो जाएगा हाइपोनाइट्राइट आयन। ओके, अब थोड़ा हम इनके ऑक्सी एसिड्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हम साथ में ऑक्सी एसिड भी पढ़ लें। अगर यहां पर माइनस है और हम एक H जोड़ दें तो बनता है HNO3। ऑक्सी एसिड HNO3 का नाम क्या हो जाएगा? नाइट्रिक एसिड। इसी तरह से NO2- में एक H जोड़ते हैं तो HNO2, तो जो नाम होगा वो हो जाएगा नाइट्रस एसिड। यहां पर 2- है तो हम 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो H2N2O2, द नेम इज हाइपोनाइट्रस एसिड। तो इस तरह से नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड्स हो गए। अब नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड्स के बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स। नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड्स और ऑक्सो एनायन हमें ध्यान रखना है बच्चों, एक बार और देख लेते हैं। NO3- नाइट्रेट आयन, NO2- नाइट्राइट आयन, N2O2 2- इज हाइपोनाइट्राइट आयन, और इससे बनने वाला एसिड HNO3 नाइट्रिक एसिड, HNO2 नाइट्रस एसिड, H2N2O2 इज हाइपोनाइट्रस एसिड। अब फास्फोरस के और रिमेनिंग एलिमेंट के ऑक्सो एनायंस पर आते हैं बच्चों। तो फास्फोरस का ऑक्सो एनायन है PO4-3, ये होता है फोस्फेट आयन। फोस्फेट आयन भी बोलते हैं, ऑर्थोफोस्फेट भी बोलते हैं, ऑर्थोफोस्फेट आयन। इसी तरह से जो फॉस्फेट है वहीं पर अगर हम लोग बात करें हाइपोफॉस्फेट आयन की, तो बच्चों फॉस्फाइट आयन की बात करें तो फॉस्फाइट आयन होगा HPO3 2- आयन। जब हम इसमें HPO3 यहां पर ये ध्यान रखना, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि यहां पर एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है। HPO3 2- में जो फॉस्फोरस है उस फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, यहां +5 है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हम बोलते हैं फॉस्फाइट आयन। इसके बाद आता है H2PO2- आयन। ये जो आयन है जहां पर हम बोल रहे हैं कि H2PO2- आयन, इसमें जो फॉस्फोरस है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, तो बच्चों ये है हाइपोफॉस्फाइट आयन। दिस इज हाइपोफॉस्फाइट आयन। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला क्या हो जाएगा? हाइपोफॉस्फाइट आयन। अच्छा, ये याद रखना है कि यहां पर हाइड्रोजन जुड़े हुए रहेंगे। इसका मैं रीजन आपको बता देती हूं थोड़ा सा, कि जो फॉस्फेट है उससे फॉस्फोरिक एसिड बनता है H3PO4। तो H3PO4 से
जो 3 हाइड्रोजन, इसकी स्ट्रक्चर से आएगा आपको ये समझ में। जब हम इसकी स्ट्रक्चर में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं तो जिसे मैं पहले ही बता रही हूं आपको कि यहाँ फॉस्फोरस की जो फॉस्फोरिक एसिड है उसकी जो स्ट्रक्चर होती है बच्चों वो ये होती है। फॉस्फोरस से एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, 3 OH जुड़े हुए हैं। ये तीनों H जो है वो रिप्लेसेबल H है, एसिडिक H है। इन तीनों H को निकालने पर जो बनता है वो बनता है फॉस्फेट आयन। अब आते हैं हम फॉस्फाइट आयन। फॉस्फाइट आयन जो बनता है वो बनता है H3PO3, यानी कि इस एसिड का नाम है फॉस्फोरस एसिड, और इस एसिड का नाम है फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड। केमिकल बॉन्डिंग में आप इनकी स्ट्रक्चर को पढ़ोगे, पर मैं यहां जानबूझ के आपको ये 3 स्ट्रक्चर बता रही हूं ताकि आपको ध्यान रहे। फॉस्फोरस एसिड की स्ट्रक्चर में P डबल बॉन्ड OH OH और एक H सीधा फॉस्फोरस से लगा होता है। जो फॉस्फोरस से H लगा हुआ है ये रिप्लेसेबल H नहीं है, एसिडिक H ये दोनों है। इन दोनों H के निकलने के बाद जो फॉर्मूला बनता है आपका वो बनता है HPO3 2-। तो दीज 2 हाइड्रोजन आर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन फ्रॉम द फॉस्फोरस एसिड। इसका मतलब इससे बनने वाला जो आयन होगा वो फॉस्फाइट आयन होगा। इसके बाद अगला आता है आपके पास H3PO2। द नेम ऑफ दिस एसिड इज हाइपोफॉस्फोरस एसिड। इन हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ये जो हाइपोफॉस्फोरस एसिड है ना बच्चों, इसकी स्ट्रक्चर होती है P डबल बॉन्ड OH H एंड H। फिर से वही बात, जो P से सीधे H लगे हैं, फॉस्फोरस से H जो सीधे लगे ये रिप्लेसेबल नहीं है, लेकिन ये हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है। फॉस्फोरिक एसिड की जो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है वो 3 होती है, तो इसकी बेसिसिटी 3 होगी। बेसिसिटी आप जानते होंगे, एसिड नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट इन प्रोटोनिक एसिड, बेसिसिटी इसकी 3 होगी। इसकी बेसिसिटी जो होगी वो 2 होगी, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन 2 है, और इसकी जो बेसिसिटी होती है ना बच्चों वो 1 होती है। तो अगर आप इन स्ट्रक्चर को याद कर पाते हैं तो स्ट्रक्चर से आप इनके एनायन आसानी से बना पाएंगे। 3 H निकाल के बनेगा फॉस्फेट आयन, 2 H निकाल के यहां से बनेगा फॉस्फाइट आयन, 1 H निकाल के बनेगा हाइपोफॉस्फाइट आयन। ये देखिए आप। तो अगर हम एसिड की स्ट्रक्चर को ध्यान रख लेते हैं कि H3PO4 है फॉस्फोरिक एसिड, H3PO3 है फॉस्फोरस एसिड, और H3PO2 है हाइपोफॉस्फोरस एसिड, और इससे हमने 3 H निकाले, इससे हमने नंबर ऑफ H की बात कर रहे हैं 3 H निकाले, 2 H निकाले, 1 H निकाला। ये ट्रिक है कि इससे H3PO4 से 3 निकालें, H3PO3 से 2 निकालें, H3PO2 से 1 H निकालें। उन हाइड्रोजन को निकालने के बाद जो एनायन बनेंगे वो उनके ऑक्सो एनायन होंगे। तो बच्चों थोड़ा फॉस्फोरस के ऑक्सो एनायन पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, ज्यादा अच्छे से इनको याद करना पड़ेगा। ASO4-3 आयन इज आर्सेनेट आयन, और ASO3-3 आयन इज आर्सेनाइट आयन। ठीक है, यहां पर कोई हाइड्रोजन का प्रॉब्लम नहीं है, आप सिंपली ध्यान रखेंगे एक ऑक्सीजन को कम करते चलेंगे। अब ये जो ग्रुप नंबर 15 है बच्चों, इस ग्रुप नंबर 15 के अंदर एक मेटा आयन भी कॉमन है। मेटा आयन, मेटा आयन किसे कहते हैं ये समझ लें। मेटा ऑक्सो आयन किसे कहते हैं? किसी भी ऑक्सो एनायन में से, अच्छा हम लोग पायरो की बात कर ले पहले। मैंने आपको पढ़ाया था कि पायरो जो है उसमें हम लोग क्या करते हैं, 2 ऑक्सो एनायन लेकर उसमें से एक O2- को कम कर देते हैं तो पायरो बन जाता है। यहां मेटा एनायन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो ऑक्सो एनायन है उसमें से O-2 को कम कर देंगे, तो जो बनेगा वो मेटा ऑक्सो एनायन बन जाएगा। और पायरो पढ़ाते वक्त मैं ये वाली बात आपको पहले ही बता चुकी हूं कि ग्रुप नंबर 16, 15, 14, 13 में पायरो पाया जाता है। अब मेटा आयन किन में पाया जाता है उन ग्रुप को भी लिख लेते हैं। ग्रुप नंबर 15, 14 एंड 13 ग्रुप में मेटा आयन पाए जाते हैं। अब यहीं पर हम पायरो की भी बात कर लें। पायरो में क्या होता है, 2 ऑक्सो एनायन और दोनों को मिलाकर एक ऑक्साइड को घटाते हैं
तो पायरो ऑक्सो एनायन बनता है। बार बार रिपीट इसलिए हो रहा है कि आपको याद हो जाए चीजें। चलिए यहां पर हम एक काम करते हैं, मेटाफॉस्फेट आयन बनाते हैं और पायरोफॉस्फेट आयन बनाते हैं। बच्चों हम जानते हैं PO4 3- फॉस्फेट आयन है। अगर इस फॉस्फेट आयन में से हम एक O2- को हटा दें तो हमें मिलता है PO3- आयन। फॉस्फेट में से एक O2- को कम कर दिया, ऑक्साइड को कम कर दिया, इसका नाम हो जाएगा बच्चों मेटा फॉस्फेट आयन। जो ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर रहेगी वही ऑक्सीडेशन स्टेट यहां रहेगी, ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई फर्क नहीं आएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो दिस इज मेटा फॉस्फेट आयन। इसी तरह से बच्चों इसको डबल कर लेते हैं और डबल करके ऑक्साइड घटा देते हैं, तो जो हमें मिलेगा वो मिलेगा P2O7-4। देखिए आप P2O7-4, चार्ज को बैलेंस कर दीजिएगा तो बनेगा पायरो फॉस्फेट आयन। तो मान लीजिए हमें कुछ एग्जाम्पल दिए जाते हैं। हमें एग्जाम्पल दिया जाता है कि हमको बनाना है कैल्शियम फॉस्फेट। तो जो कैल्शियम फॉस्फेट है उसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, ये Ca+2, ये PO4 3-। तो जो फॉर्मूला बनेगा बच्चों क्या बन जाएगा, Ca3PO4 होल ट्वाइस, ये फॉर्मूला बन गया, कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला बन गया। इसी तरह से अगर हमें दिया जाता है कैल्शियम पायरोफॉस्फेट बनाने को दिया जाता है, अगला एग्जाम्पल, तो कैल्शियम पायरोफॉस्फेट में Ca+2 और पायरोफॉस्फेट है आपका P4O7-4। तो यहां जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला क्या बनेगा, हमने इसको सिंपल रेशो में कन्वर्ट कर लिया, फॉर्मूला क्या बनेगा Ca2, ये 2 नीचे आ जाएगा, यानी P4O7 के लिए हमें 2 कैल्शियम चाहिए, एक P4O7 के लिए, तो Ca2P4O7। तो ये हमें देखो, आप अच्छे से देखो, Ca+2 P4O7-4 2 और ये 4 सिंपल हो गया 1:2 और हमारे को फॉर्मूला मिला Ca2P4O7। इसलिए क्या हो गया, कैल्शियम पायरोफॉस्फेट। इसी तरह से आप मेटाफॉस्फेट बना सकते हो। अच्छा एक बात, एक पॉइंट आपको नोट करना पड़ेगा, मेटाफॉस्फेट आयन एग्जिस्ट इन पॉली, इसको मैं यहां से मिटा देती हूं, हम लोग इसको नोट बना के जहां हमने मेटाफॉस्फेट आयन लिखा है यही लिखते हैं, इट एग्जिस्ट इन पॉलीमेरिक फॉर्म। पॉलीमेरिक फॉर्म का मतलब क्या होता है, PO3- होल ट्वाइस, PO3- होल थ्राइस, यानी डबल ट्रिपल क्वाड्रपल के फॉर्म में ये पाया जाएगा, यानी मोनोमेरिक फॉर्म की जगह ये पॉलीमेरिक फॉर्म में पाया जाता है, चाहे वो डायमेरिक फॉर्म हो, चाहे वो ट्राइमेरिक फॉर्म हो, चाहे वो टेट्रामेरिक फॉर्म हो। तो इस तरह से हमें यहां पर 3 आयन देखने को मिल रहे हैं, एक नॉर्मल ऑक्सो एनायन 8 आयन, एक उससे बनने वाला मेटा आयन, मेटा बनाने के लिए मैं फिर रिपीट करा दूं, उसी ऑक्सो एनायन में से हम लोग O2- घटा देते हैं, और फिर हमें मिल रहा है पायरो यानी कि ऑक्सो एनायन हम लोग ले लेंगे 2 और 2 ऑक्सो एनायन लेकर उसमें से क्या करेंगे, O2- को कम कर देंगे। तो फॉस्फेट का फॉर्मूला होता है बच्चों PO4 3-, उसी के बाद मेटा का फॉर्मूला होता है PO3- और पायरोफॉस्फेट का फॉर्मूला होता है P4O7-4। अब बच्चों हम लोग ले रहे हैं ग्रुप नंबर 14th ग्रुप के बारे में बात करते हैं। 14th ग्रुप में कार्बन फैमिली हो गई है। तो बच्चों कार्बन फैमिली में अगर हम कार्बन के ऑक्सो एनायन की बात करें, कार्बन ऑक्सो एनायन की बात करें, तो कार्बन का ऑक्सो एनायन होता है कार्बोनेट, CO3-2 कार्बोनेट, और कार्बोनेट में कार्बन अपनी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है। अच्छा कार्बन अपनी सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर ही एनायन बनाता है, ये ध्यान रखना है। कार्बन सिलिकॉन एल्यूमिनियम, ये
अपनी सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर ही एनायन बने, सिंगल मतलब ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर एनायन बनाएगा। तो यहां पर हमारे पास आया कार्बोनेट। कार्बोनेट में अगर मैं एक H को ऐड कर दूं तो HCO3 माइनस बन जाएगा, तो ये बन जाएगा बच्चों हाइड्रोजन कार्बोनेट, या अ वेल नॉन एग्जाम्पल ऑफ बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट तो HCO3 माइनस को हम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं और बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। तो बच्चों ये कार्बन का ऑक्सो एनायन हो गया। अब आते हैं हम सिलिकॉन के ऑक्सो एनायन पर। सिलिकॉन के ऑक्सो एनायन में SiO4 -4 आप अच्छे से याद रखेंगे। SiO4 -4 जो है उसका नाम है ऑर्थोसिलिकेट। ऑर्थोसिलिकेट, ठीक है। अब ये जो ऑर्थोसिलिकेट है बच्चों SiO4 4-, इसमें जो सिलिकॉन है वो अपनी फिर से कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर आ रहा है? +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। अब ये ऑर्थोसिलिकेट जो हमारे सामने है, इससे हम बनाते हैं मेटासिलिकेट। मेटासिलिकेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इस मेटासिलिकेट को बनाने के लिए हम इसमें से एक O2- को कम कर देंगे, तो फॉर्मूला बन जाएगा SiO3 2-। SiO3 2-, द नेम इज मेटासिलिकेट। मेटासिलिकेट इज ऑल्सो नोन एज सिलिकेट। हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं, ग्रुप नंबर 14 में मेटा हटा के लिखा जा सकता है, यानी हम लोग लिख लेते हैं इन ग्रुप नंबर 14 we can write the name, we can write the name of oxoanion without meta prefix। ऐसा मैं इसलिए करा रही हूं कि बुकिश लैंग्वेज है, बुक्स के अंदर बिना मेटा के भी लिखा जाता है। मेटा सिलिकेट भी बोलते हैं तो सिलिकेट भी बोलते हैं। इन SiO3 2- इज द फॉर्मूला ऑफ मेटासिलिकेट एज वेल एज सिलिकेट। ओके, इसके बाद इसी SiO4 4- को हमने डबल किया, यानी अब मैं बना रही हूं पायरोसिलिकेट। तो बच्चों पायरोसिलिकेट कैसे बनेगा? 2 SiO4 4- में से एक O ऑक्साइड को माइनस किया तो Si2O7 - 6। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पायरोसिलिकेट, ठीक है। जैसे मान लो मुझे एक एग्जांपल दिया जाता है कि राइट सोडियम पायरोसिलिकेट, कि भाई सोडियम पायरोसिलिकेट क्या है, तो सोडियम पायरोसिलिकेट क्या होगा? वो होगा Na6Si2O7। Na6Si2O7, बिकॉज चार्ज कितना है? 6 है और Na पर कितना होता है? +1, यहां कितना है? -6। तो एक पायरोसिलिकेट के लिए 6 Na+ आयन चाहिए। उस तरह से हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है Na6Si2O7। तो बच्चों ये ध्यान रखना, कार्बन अपनी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सो एनायन बना रहा है और सिलिकॉन जो है वो भी अपनी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में आयन बना रहा है, चाहे ऑर्थोसिलिकेट हो, चाहे मेटासिलिकेट हो, चाहे पायरोसिलिकेट हो। 14 में कुछ ऑक्सो एनायन को याद करने का ट्रिक देखो। CO3 2- को क्या बोलते हैं? कार्बोनेट। SiO3 2- को मेटा हटा के क्या बोलेंगे? सिलिकेट। इसी तरह से कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, GeO3 2- को क्या बोलेंगे? जर्मिनेट। इस तरह से बनाते जाओगे, सबका फॉर्मूला जनरल सेम आ रहा है ना। इसी तरह से अगर हम चलें, कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम, टिन हो गया, SnO3 2- स्टेनेट। इसी तरह से PbO3 2- प्लम्बेट। ये बात हो गई बच्चों। अब हम आपको ये बता चुके हैं कि ये तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही हमेशा ऑक्सो एनायन बनाते हैं और ये सभी अभी अपनी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब ये जो तीनों हैं जिसमें हमने कहा जर्मिनेट, स्टेनेट एंड प्लम्बेट, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी आयन बनाते हैं, यानी कि GeO2 - 2, SnO2 - 2, PbO2 - 2। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? जर्मिनाइट, मिनाइट।
+4 में 8 लगता है, +2 के अंदर 8 लगता है, या मैं क्लियर कर दूं, +4 में एंड में क्या लगता है 8 हाईएस्ट है क्योंकि, और +2 में एंड में क्या लगेगा 8, ये 2 ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर होंगी। इसी तरह से ये होगा स्टेनाइट और ये हो जाएगा बच्चों प्लम्बाइट। तो आप सीधा इस ग्रुप में कार्बोनेट अच्छे से याद कर लो, कार्बोनेट याद करके उसके नीचे बनाते जाओगे सिलिकेट, जर्मिनेट, स्टेनेट, प्लम्बेट, और एक याद कर लोगे ऑर्थोसिलिकेट, मेटासिलिकेट, पायरोसिलिकेट, तो आपका ग्रुप 14 कंप्लीट हो जाएगा। अब आती हूं मैं यहां पर, कार्बोनेट से डराइव करते हैं कुछ और ऑक्सो एनायन। जैसे ये जो कार्बोनेट है इसमें CO3 2- है, हम देख रहे हैं। हम एक काम करते हैं, एक ऑक्सीजन को सल्फर से रिप्लेस कर देते हैं, तो फॉर्मूला बन जाता है CO2S-2। तो बच्चों कार्बोनेट में मैंने ऑक्सीजन को क्योंकि सल्फर से रिप्लेस किया है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे ऑक्सीजन लगा था वैसे ही हमने O को हटा के S लगा दिया, तो S को थायो बोलते हैं, तो उसका डेराइव्ड नेम हो जाएगा थायो कार्बोनेट। एक और S लगा दो तो COS2 2-, तो नाम हो जाएगा डाई थायो कार्बोनेट। क्या नाम हो जाएगा, डाई थायो कार्बोनेट। इसी तरह से तीनों S लगा दो तो ये बन जाएगा ट्राई थायो कार्बोनेट। तो कार्बोनेट से डराइव्ड मानते हुए इनको हम याद कर लेंगे। कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CO3 2-, और उसी तरह से सल्फर लगाते जाएंगे। एक लगाया तो थायो कार्बोनेट, 2 लगाया तो डाई थायो कार्बोनेट, 3 लगाया तो ट्राई थायो कार्बोनेट। इसको आप इजीली लिख सकते हो और याद कर सकते हो। अब कुछ एग्जाम्पल स्टडी कर लेते हैं। जैसे अपने को एग्जाम्पल दिया सोडियम कार्बोनेट बनाना है अपने को, तो है ना आसान। तो सोडियम Na+ और कार्बोनेट इज CO3 2-, तो ये हो गया Na2CO3। इसी तरह से अपने को बोला सोडियम बाइकार्बोनेट, तो सोडियम बाइकार्बोनेट में क्या हो जाएगा बच्चों, Na सोडियम और HCO3- है बाइकार्बोनेट, तो ये HCO3। इसी तरह से अमोनियम बाइकार्बोनेट, तो अब आपको अमोनियम आयन आता है NH4+, तो ये हुआ NH4 और ये हुआ HCO3 अमोनियम बाइकार्बोनेट। इसी तरह से हमें दिया कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम होता है बच्चों Ca+2 और कार्बोनेट होता है CO3 2-, तो फॉर्मूला Ca+2 और CO3 2-, तो CaCO3। जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस तरह से हम लोग नेम्स गिवन है उनकी फॉर्मूला डेराइव कर सकते हैं, या फॉर्मूला गिवन है तो उससे क्या कर सकते होता, उनका सभी का नेम लिख सकते हैं। इस ग्रुप में बस ये ध्यान रखना मेटा को ओमिट करके लिखा जा सकता है, ये सब मेटा वाले हैं, लेकिन हमने आगे किसी के भी मेटा नहीं लगाया है, जो मैंने नोट आपको ऑलरेडी लिखवा दिया। तो बच्चों 13th ग्रुप स्टार्ट करते हैं हम लोग। 13th ग्रुप यानी बोरोन फैमिली। बोरोन फैमिली, अच्छा बोरोन फैमिली के अंदर मैं आपको बता दूं, इस फैमिली के अंदर पायरो भी होगा, इसके अंदर मेटा भी होगा। हम पायरो के बारे में आपको बता चुके, 16th 15th 14th 13th ग्रुप में पायरो होता है। मेटा जो है वो 15th 14th 13th ग्रुप में होता है, इन तीनों ग्रुप में होता है। अब हम आते हैं बोरोन। बोरोन का आयन है BO3 3-, इसमें बोरोन अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट में +3। बोरोन अपनी सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट में ये आयन बनाता है, तो ये होगा बच्चों बोरेट आयन। ये बोरेट आयन के नाम से भी फेमस है, ऑर्थोबोरेट आयन भी है। अच्छा कभी कभी ये डाउट आ जाता है कि ऑर्थो क्यों लगाते हैं, ऑर्थो भी एक कॉमन प्रीफिक्स है बच्चों। ऑर्थो हमेशा उन्हीं ऑक्सो एनायन के आगे लगता है जिनका मेटा आयन पाया जाता है, यानी कि ऐसे ऑक्सो एनायन दोज हैव मेटा आयन विल हैव प्रीफिक्स ऑर्थो, तो ऑर्थो उनके आगे लगाना है जिनका मेटा पाया जाता हो। तो ये बोरेट या ऑर्थोबोरेट के नाम से फेमस है। अगर हमने इस बोरेट में से एक O2- को कम कर दिया, तो मैं पूरा करके बताती हूं आपको, यहां से हमने एक O2- को कम किया, O2- को कम किया, ऑक्साइड को कम किया, तो हमें मिला BO2-, जिसका नाम हो जाएगा मेटाबोरेट।
मेटाबोरेट। इसी तरह से आप इसको डबल करो, BO3 माइनस डबल करके एक ऑक्साइड आयन को आप घटा दो, फॉर्मूला बन जाएगा B2O5 माइनस 4। ये देखो B2O5 माइनस 4 नाम हो जाएगा बच्चों पायरोबोरेट आयन। ठीक है, ये बन जाएगा पायरोबोरेट आयन। तो बोरोन के ये 3 एनायन आपको अच्छे से ध्यान रखना है, बोरेट, ऑर्थोबोरेट या मेटाबोरेट या पायरोबोरेट आयन, ये तीनों अच्छे से ध्यान रखें आप। अब बोरोन के बाद आते हैं हम एल्यूमिनियम वाले पर। ये तो बोरोन के हो गए। एल्यूमिनियम के आपको 2 आयन अच्छे से याद रखने, एक तो ALO3 3 माइनस, बिल्कुल बोरेट की तरह, तो ये हो गया एल्यूमिनेट। और यहीं पर बना लो फॉर्मूला ALO2 माइनस, ये हो गया मेटा एल्यूमिनेट। मेटा एल्यूमिनेट कभी नाम सुना है? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट कई बार आता है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। तो अगर अपने से पूछा जाए सोडियम मेटा एल्यूमिनेट क्या है, तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट होगा NaAlO2। कभी भी ध्यान रखना, एल्यूमिनियम के बर्तन में अगर हमने कास्टिक सोडा NaOH का एक को सॉल्यूशन मिला के रखा हुआ है, तो एल्यूमिनियम धीरे धीरे एल्यूमिनियम जो है वो डिसॉल्व होता जाएगा और डिसॉल्व होकर क्या बना लेगा, NaAlO2 यानी सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना लेगा। ये एक रिएक्शन है NaOH की एल्यूमिनियम के साथ में, जिसमें बन जाता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ये एल्यूमिनियम हो गया। एल्यूमिनियम के बाद आते हैं हम गैलियम। तो ये हो गया अपना GaO3 माइनस 3 सॉरी, और GaO2 माइनस, ये बन जाएगा गैलियम से बना है तो गैल्यूमेट, ये गैल्यूमेट हो गया। और ये हो गया बच्चों मेटा गैल्यूमेट। तो थोड़ा सा बोरोन फैमिली में एक तो बोरोन के ऑर्थोबोरेट, बोरेट, मेटाबोरेट और पायरोबोरेट याद रखने। एल्यूमिनियम में आपको एल्यूमिनेट, मेटा एल्यूमिनेट और गैल्यूमेट और मेटा गैल्यूमेट आपको याद रखना है। ये कंप्लीट अपना 13th ग्रुप हो गया। अब कुछ और ऑक्सीजन आयंस की बात करें, सम अदर ऑक्सो एनायन। तो बच्चों जो ग्रुप नंबर 2 होता है इसमें बेरिलियम जो होता है ना, ग्रुप सेकंड में जो बेरिलियम है उसका ऑक्सो एनायन आप याद रखोगे BeO2 2 माइनस, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 पाई जाती है। आप जानते हो ग्रुप सेकंड की ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, +2। तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों बेरिलेट आयन। बेरिलेट आयन जैसा ग्रुप 2 है ना वैसे ही ग्रुप 12 है। ग्रुप 12 का भी आप ध्यान रखोगे। तो ग्रुप 12 में जिंक का, तो जिंक का फॉर्मूला ZnO2 2 माइनस +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जिंक पाया जाता है, तो जिंकेट आयन, जिंकेट आयन। इन दोनों को याद करना आसान है, ग्रुप 2, ग्रुप 12। इसी तरह से ग्रुप नंबर 6 के अंदर क्रोमियम के ऑक्सो एनायन याद रखोगे, तो क्रोमियम का CrO4 माइनस 2, CrO4 माइनस 2, तो ये होगा बच्चों क्रोमेट आयन, क्रोमेट आयन। आप ऐसे याद करो, ये ग्रुप 6 है, तो जैसे ग्रुप 16 में SO4 2 माइनस होता है सल्फेट, उसी तरह से ग्रुप 6 में CrO4 2 माइनस होता है क्रोमेट। अगर मैंने इसी में डबल किया Cr2O7 माइनस 2 बना दिया, तो ये बन जाएगा डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट। ठीक है, इसी तरह से क्रोमियम के साथ आप मॉलिब्डेनम का बना सकते हो, तो MoO4 2 माइनस, तो ये हो गया मॉलिब्डेट। ठीक है, इसी तरह से आप मॉलिब्डेनम के अलावा टंगस्टन का बना सकते हो, टंगस्टन, तो ये बन गया टंगस्टेट। तो जैसे मैंने बोला ग्रुप 16 जैसे करते हैं ना सल्फर, वैसे ग्रुप 6 याद कर लो आप। तो क्रोमियम का क्रोमेट, मोलिब्डेनम का मोलिब्डेट, टंगस्टन का टंगस्टेट, और जहां क्रोमेट बनाया वहीं पर हम क्या लिख सकते हैं, डाइक्रोमेट। तो ये ग्रुप 2 हो गया, ग्रुप 12 हो गया, ग्रुप 6 हो गया। इसी तरह से ग्रुप 7 देखते हैं। जो ग्रुप 7 है बच्चों, ग्रुप नंबर 7, ग्रुप नंबर 7 में आप
मैग्नीज के ऑक्सो एनायन याद रखेंगे, MnO4 माइनस। KMnO4 नाम सुना है आपने, तो KMnO4 यानी पोटेशियम पर मैग्नेट, तो यहां पर ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये हो जाएगा पर मैग्नेट। अच्छा, पर मैग्नेट को बिल्कुल हम ग्रुप 17 की तरह याद कर सकते हैं, पर क्लोरेट की तरह। वहां ClO4 माइनस होता है, यहां पर MnO4 माइनस है, तो ये बन जाएगा बच्चों पर मैग्नेट। इसी में MnO4 2 माइनस +6 ऑक्सीडेशन स्टेट को कहते हैं मैग्नेट आयन। मैग्नेट आयन। तो ये कुछ अदर ऑक्सो एनायंस हो गए अपने, ग्रुप 2, ग्रुप 12, ग्रुप 6 और ग्रुप 7। ग्रुप 7 में वेल नोन है पर मैग्नेट और मैग्नेट आयन। अब आते हैं कुछ ऑर्गेनिक वाले ऑक्सो आयंस। ऑर्गेनिक ऑक्सो आयन में कौन कौन? ऑर्गेनिक ऑक्सो आयन। ऑर्गेनिक ऑक्सो आयन बेसिकली कार्बोक्सिलेट आयन होते हैं। कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलेट आयन में जैसे मैं एक दो एग्जांपल लिखती हूं। हमारे पास है CH3COO माइनस, देखिए आप, तो ये हो जाएगा बच्चों एसीटेट आयन। ऐसे ही HCOO माइनस, तो ये हो जाएगा फॉर्मेट आयन। तो ये कुछ ऑर्गेनिक ऑक्सो एनायन आप ध्यान रखेंगे। आप एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। ग्रुप 2 में बेरिलियम का बेरिलेट आयन BeO2 माइनस। ग्रुप 12 में जिंक जिंकेट आयन ZnO2 2 माइनस। ग्रुप 6 में क्रोमियम का क्रोमेट और डाइक्रोमेट। मोलिब्डेनम का मोलिब्डेट। टंगस्टन का टंगस्टेट, बिल्कुल ग्रुप 16 की तरह है। ग्रुप 7 के अंदर परमैग्नेट एंड मैग्नेट आयन। ऑर्गेनिक ऑक्सो एनायन में कार्बोक्सिलेट आयन आप याद रखेंगे, जिसमें CH3CO माइनस एसीटेट आयन हो गया। HCOO माइनस जो है वो फॉर्मेट आयन हो गया। ये सारे एनायंस मैंने आपको कंप्लीट कराए। कौन से? सिंपल एनायन जिसमें आइड सफिक्स लगता है। सिंपल एनायन के बाद ये सारे वो एनायन है जो ऑक्सो एनायन है। अगर हमें ये दोनों प्रकार के एनायन याद है, हमें केटायन याद है, तो आयनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर इजी हो जाता है। बच्चों ये एक पूरा चार्ट मैंने बना रखा है आपके सामने, ये स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट को लेकर है। वैसे तो हम अच्छे से जानते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें कई एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी कोई पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में वो सबसे ज्यादा कंपाउंड बनाना पसंद करते हैं, लेकिन कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट उसके अलावा भी पाई जाती हैं। जैसे अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करें तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में पाए जाते हैं। फिर भी आपको स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट पता होनी चाहिए सबकी। तो यहां अगर हम लोग ग्रुप 1 की बात करें तो ग्रुप 1 में हाइड्रोजन को छोड़ के अगर हम एल्कली मेटल्स के बारे में बात करें तो सबकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है। ग्रुप 2 के अंदर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, आरे, इन सबकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी। अब आते हैं स्कैंडियम से लेकर जिंक तक। बच्चों स्कैंडियम की +3, टाइटेनियम +4, वैनेडियम +3, क्रोमियम +3, ये स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। लेकिन मैग्नीज की एसिडिक मीडियम में A4 एसिडिक और B4 बेसिक। एसिडिक मीडियम में इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है और बेसिक मीडियम में इसकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है, ये आपको याद रखना है। फिर आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक तक पांचों की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी। कुछ ऐसे एलिमेंट है जिनकी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है, वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। जैसे सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, इनकी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, नाइट्रोजन, इनकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट एक से ज्यादा पाई जा सकती है, लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी? स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट की। क्लियर? कैडमियम, मरकरी में मरकरी 0 और कैडमियम +2 होता है ऑक्सीडेशन स्टेट में। जिंक +2 होता है। अब आते हैं 13th ग्रुप, ये है 13th ग्रुप। 13th ग्रुप में बोरोन फैमिली में बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम की तो +3 वेल नॉन ऑन कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, पर थेलियम में इनर्ट पेयर इफेक्ट, थेलियम, लेड और बिस्मिथ में इनर्ट पेयर इफेक्ट पाए जाने के कारण इनकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है, यानी +3 की बजाय +1 ज्यादा स्टेबल होगी। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन में सब में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेकिन लेड में +2 होगी। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 स्टेबल होती है, मैंने आपको बता ही दिया। फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी की +5 स्टेबल होती है, पर बिस्मिथ की +3 होती है। इन तीनों की लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल किसके कारण है? इनर्ट पेयर
इफेक्ट के कारण। इनर्ट पेयर इफेक्ट आपने पढ़ा है पेरियोडिक टेबल के अंदर। अब आते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के लिए उसकी माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है, तो ऑक्सीजन की -2 स्टेबल है। सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम इनकी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी। अब आते हैं हम हेलोजन फैमिली में। हेलोजन फैमिली में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होते हैं, जबकि एस्टेटीन में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल पाई जाती है। हमने नोबल गैसेस को यहां पर छोड़ दिया है। तो बच्चों ये सारी ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट का एक पूरा हम लोगों ने चार्ट बना दिया है। इसको आप सीधा याद कर लें, ये काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। आपको जैसे स्टेट क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए क्रोमियम की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी, इंटीजर क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हमें पता है कि क्रोमियम की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है। पाया +6 में भी जाता है, लेकिन स्टेबल होती है कौन सी? +3।